नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा और इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। नशे के खिलाफ जंग होगी और तेज। गृह मंत्री अमित शाह आज नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी करेंगे जारी। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर होगा शुरू। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल करेगा तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान गबन मामले में रामशंकर यादव टिन्नू समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। एफआईआर में कुल 8 लोगों के नामजद। सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। पश्चिम एशिया संकट के कारण गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटे। ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हमले के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने रोका निकासी अभियान। और फीफा विश्व कप में इक्वाडोर ने किया बड़ा उलटफेर। जर्मनी को हराकर नॉकआउट दौर में बनाई जगह। पहली बार नॉकआउट में पहुंचा आइवरी कोस्ट। निकोलस पेपे के 2 गोल की मदद से कुरासाओ को 2-0 से हराया गया। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्र सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की समीक्षा की जाएगी और अगले 3 वर्षों की रणनीति पर मंथन होगा। इस अवसर पर अमित शाह विजन डॉक्यूमेंट ऑन नार्कोटिक्स कंट्रोल 2026-2029 जारी करेंगे, जो प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार इस दस्तावेज में मांग में कमी, आपूर्ति पर नियंत्रण, पुनर्वास, जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां, समय सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट आधारित तस्करी, युवाओं को नशे से दूर रखने और उपचार के साथ साथ पुनर्वास केंद्रों के विस्तार जैसे उभरते मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया गया। गृह मंत्री इस दौरान एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 भी जारी करेंगे। इसके साथ ही जम्मू और गुवाहाटी में बने नए एनसीबी जोनल कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की जाएगी। बात उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की, जहां स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचाया है। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन मिले। जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाबिडांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया। 6 साल बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। और अब बात अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की, जहां श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और दान राशि में
कथित वित्तीय अनियमितताओं और गबन के मामले में अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली। ये मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में कुल 8 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया। यह एफआईआर बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई। जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई उनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तारी की है, जिनमें रामशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा का नाम शामिल है। पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पश्चिम एशिया संकट के बाद एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाया है और आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया। इसके साथ संकट के दौरान पूरी तरह निलंबित की गई बल्क एलपीजी आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। अब औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संकट पूर्व खपत के 50% तक बल्क एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार घरेलू एलपीजी उत्पादन और आयातित कार्गो की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। स्वच्छ ईंधन के रूप में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी के विस्तार की दिशा में प्रयास लगातार जारी रहेंगे। और अब बात स्टेट ऑफ हॉर्मूज की, जिसने वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी। संयुक्त राष्ट्र की एक समुद्री एजेंसी ने ओमान के तट के पास एक जहाज को निशाना बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों को निकालने का काम रोक दिया। यह अभियान युद्ध प्रभावित क्षेत्र से जहाजों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा था। वहीं ब्रिटिश सेना ने एक बयान जारी कर जहाज को निशाना बनाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों को निकालने का काम तब तक रुका रहेगा जब तक एजेंसी निकासी सूची में शामिल और उस इलाके में मौजूद जहाजों की सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित नहीं कर लेती। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया और किस जहाज को निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि वो तेहरान की मंजूरी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त रास्ते का इस्तेमाल न करें। इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया, खासकर तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और एलएनजी का परिवहन होता है। गुरुवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आए 2 बड़े भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई। वहां के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने बताया कि इसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 235 से ज्यादा हो गई, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। रॉड्रिगेज ने बताया कि इस भूकंप से लगभग 3000 परिवार बेघर हुए। राजधानी के तटीय क्षेत्र ला ग्वायरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप के बाद अभी हजारों लोग लापता हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। बात फीफा की, जहां ग्रुप ई के आखिरी मुकाबले में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। शुरुआती झटके के बावजूद इक्वाडोर ने दमदार खेल दिखाया। टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए अंतिम 32 का टिकट पक्का कर लिया। इस हार के बावजूद ग्रुप में पहले ही शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर चुकी जर्मनी की टीम इस मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई।
आइवरी कोस्ट ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई। ग्रुप ई के निर्णायक मुकाबले में निकोलस पेपे के 2 शानदार गोलों की बदौलत टीम ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर अंतिम 32 का टिकट कटाया। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट 6 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर अपने पिछले 3 विश्व कप अभियानों में ग्रुप चरण से बाहर होने का सिलसिला भी तोड़ दिया। आज दुनिया भर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और उसकी 10वीं तारीख यानी आशूरा विशेष महत्व रखती है। इस दिन करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने न्याय, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत सहित कई देशों में आज ताज़िए निकाले जा रहे हैं, मजलिसों का आयोजन हो रहा है, लोग इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुहर्रम सिर्फ शोक का अवसर नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सत्य, त्याग और मानवता के मूल्यों को याद करने का संदेश देता है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।